नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार, तिथि सप्तमी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सएप LLC की ओर से CCI द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए जुर्माने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। यह जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के कारण लगाया था, जिसमें यूजर्स का डेटा बिना स्पष्ट अनुमति साझा करने का आरोप था। अदालत ने कंपनियों को कहा है कि वे यूजर्स के डेटा का कोई भी साझा निर्णय केवल उनकी अनुमति से ही करेंगे, और NCLAT के निर्देश 16 मार्च तक लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट डेटा प्राइवेसी और उपयोगकर्ता अधिकारों के मुद्दे पर सख्त रुख रख रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार 24 फरवरी 2026 से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कई वैश्विक टैरिफ की वसूली रोक दी जाएगी। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि IEEPA अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम के तहत अब इन टैरिफ कोड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने पाया कि ट्रंप ने यह टैरिफ लागू करने के लिए अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया था, जिससे यह गैर कानूनी साबित हुए। इसके बावजूद अमेरिका ने नए 15% वैश्विक टैरिफ की तैयारी भी शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सपा का लक्ष्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। चंडीगढ़ में उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज FIR को झूठा और राजनीतिक साजिश बताया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने और धार्मिक संतों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 20 साल पुराने मामले को जानबूझकर उठाया गया है। सपा प्रमुख ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के राजदूत याओ वेन ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के परियोजना स्थल का दौरा किया, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के समीप स्थित है। यह कदम भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव के बीच उठाया गया है और भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह संवेदनशील भूभाग पूर्वोत्तर राज्यों से मुख्य भारत को जोड़ता है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा कि दौरा तकनीकी मूल्यांकन के लिए था और चीन परियोजना को जल्द लागू करने के इच्छुक है। भारत में यह कदम रणनीतिक दृष्टि से निगरानी का विषय बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में पुलिस जांच शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाने में POCSO एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 नाबालिगों के कथित उत्पीड़न का दावा किया था। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की है और पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वे गलत और मनगढ़ंत हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मामला सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है, जिससे उनके व्यापार उपायों पर बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका ने अब नए 15% वैश्विक टैरिफ को लागू किया है, जिससे EU-US व्यापार समझौते की प्रक्रिया पर भी असर पड़ा है और यूरोपीय संघ ने अपनी डील पर रोक लगा दी है। इस फैसले से भारत सहित कई देशों की स्थिति बदल गई है और भारत अमेरिका के मध्य व्यापार वार्ता को भी अनिश्चितता के कारण स्थगित कर दिया गया है। अमेरिकी सीमा शुल्क अब अवैध टैरिफ वसूली को रोक देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक जारी किए गए वीडियो में कहा कि प्रधानमंत्री की US भारत ट्रेड डील भारत के हित में नहीं है और इसमें देश को नुकसान हुआ है। किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और डेटा सुरक्षा को खतरा बताया गया है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मोदी और उनके मंत्रियों का नाम ऐसे विवादित मामले से जुड़ा है जो शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि देश को बेचा गया है और भाजपा सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 फरवरी को इजरायल के राज दौरे पर जा रहे हैं, जहां दोनों देशों के बीच
रणनीतिक और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना है। इजराइल के साथ उन्नत रक्षा तकनीकों जैसे हाई एंड लेजर हथियार, ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरे के दौरान रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की संभावना है, जिससे भारत इजरायल संबंध और मजबूती पाएंगे। यह डील भारत की मिशन सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस परियोजना को भी बल देगी और हमारी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन त्राशी 1 को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। 326 दिनों तक उच्च ऊंचाई और कठिन मौसम में चली संयुक्त कार्रवाई में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने सफलतापूर्वक 7 कुख्यात आतंकवादियों को ढेर किया, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला भी शामिल था। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए आतंकवादियों को ट्रैक किया और लगातार मुठभेड़ों में उन्हें निष्क्रिय किया। यह सफलता स्थानीय आतंकवादी नेटवर्क को भारी झटका देने वाली मानी जा रही है और क्षेत्र में स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करते हुए योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार की विकास परक नीतियों ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और मेरठ मेट्रो प्रदेशवासियों की जीवन शैली को बेहतर बनाएगी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति के लिए सराहना की। समारोह में दोनों नेताओं ने मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जनता को तेजी से सुरक्षित परिवहन मिलने की उम्मीद जताई। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास और आवागमन को गति देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं और उन्होंने वहां वैश्विक निवेश समूह तेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टेओ ची हीन से महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने पर चर्चा हुई, खासतौर पर डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल ऊर्जा और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सॉवरेन निवेश के अवसरों पर विचार किया गया। योगी ने प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस सिस्टम और पारदर्शी प्रक्रिया को उजागर किया ताकि विदेशी निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले। यह कदम यूपी को वैश्विक निवेश आकर्षित केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के उच्च न्यायालय ने लव मैरिज को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई युवा व्यक्ति अपनी लव शादी करना चाहता है तो उसे अपने माता-पिता/अभिभावकों को पहले सूचित करना आवश्यक होगा। बिना सूचना दिए निकाह करना कोर्ट की दृष्टि में वैध नहीं माना जाएगा और इससे कानूनी तथा सामाजिक विवाद भी बढ़ सकते हैं। न्यायालय ने यह निर्देश इसलिए दिया है ताकि पारिवारिक हितों और सामाजिक स्थिरता को सुरक्षित रखा जा सके। अदालत ने सरकार और पुलिस को भी इस दिशा में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। निर्णय से विवाह स्वतंत्रता और पारिवारिक सम्मान के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आज दिल्ली मेरठ नामो भारत ट्रेन सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। यह आधुनिक ट्रेन पूर्वी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ते हुए यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर प्रदान करेगी। इस नई सेवा का उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर यात्रा समय को कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। अधिकारियों ने बताया कि नामो भारत ट्रेन में एडवांस तकनीक, बेहतर सीटिंग और यात्रा अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। यह सेवा क्षेत्र के आर्थिक विकास और शहरों के बीच कनेक्टिविटी को भी मजबूती देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े पोक्सो मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले में राजनीतिक दबाव और साजिश की आशंका है। पार्टी का कहना है कि संत समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच जरूरी है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और बिना पुख्ता सबूत किसी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। इस पत्र के बाद प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा, जो होली के दिन का संयोग बनाता है। ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा और इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे
27 मिनट होगी। इसमें चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आकर ब्लड मून जैसा लाल सा दिखाई देगा। यह घटना भारत सहित पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आकाश में दिखाई देगी। हालांकि भारत में केवल चंद्रमा के उदय के बाद ग्रहण का अंतिम चरण देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल का धार्मिक प्रभाव भी मान्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में आई DFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में 590 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें राज्य सरकार के खातों से भारी धनराशि की अनियमित निकासी पाई गई। मामला तब उजागर हुआ जब एक विभाग ने अपना खाता बंद कराने का अनुरोध किया तो बैलेंस में बड़ा अंतर मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस विभाग मामले की गहन जांच करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने बैंक को सरकारी कामकाज से हटा दिया है और धन की वापसी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मामला राजनीतिक बहस का विषय भी बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर का मुख्य द्वार कुछ समय के लिए बंद रहेगा। ग्रहण की अवधि में सूतक काल के कारण धार्मिक मान्यताओं के तहत विशेष नियम लागू होंगे। मंदिर प्रशासन ने बताया कि ग्रहण शुरू होने से पहले द्वार बंद कर दिया जाएगा और ग्रहण समाप्ति के बाद ही दर्शन के लिए खोला जाएगा। भक्तों से कहा गया है कि वे ग्रहण के दौरान मंदिर परिसर में प्रवेश न करें और ग्रहण के बाद शुद्धि एवं सही समय पर दर्शन करें। यह व्यवस्था धार्मिक अनुशासन और परंपरा के अनुरूप है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।